नमस्कार सभी दर्शकों को, मैं सोमपाल वर्मा आपके अपने जागरूक युवा चैनल पे आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, फिलहाल पंचायत इलेक्शन चले हुए हैं और उनकी जो सरगर्मियां बहुत ही ज़ोरों पर है। चुनाव प्रचार भी ज़ोरों पर है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की ओर से जो भी भावी उम्मीदवार पंच, सरपंच, बीडीसी या जिला परिषद के जो भी उम्मीदवार हैं, अपने लक को आजमाने के लिए चुनावी मैदान में आए हुए हैं। तो उन्हीं सबको इलेक्शन कमीशन की ओर से चुनाव चिन्ह भी वितरित कर दिए गए हैं और हमारे चैनल के माध्यम से हम सभी के जो भावी उम्मीदवार हैं उनके विचार, जो उनके वोटर हैं या फिर जो समाज से, हम सभी से बारी बारी उनका जो इंट्रोडक्शन ले रहे हैं और उनसे जानना चाह रहे हैं कि आने वाले 5 साल के लिए उन्होंने अपने किस प्रकार के विचार बनाए हैं कि भाई यदि उनको ये जनता चुन के आगे भेजेगी तो उनके 5 साल के लिए विकास के मुद्दे पर क्या क्या विचार हैं, या फिर उससे पहले उन्होंने क्या सोशल वर्क किया, ऐसा इस फील्ड में आने का क्या मोटिव है, उसके बारे में हम सभी बातें करेंगे। फिलहाल जो आप देख रहे हो, जो गांव कलिंगा से वार्ड नंबर 3 है ना, वार्ड नंबर 3 से भावी उम्मीदवार जिला पार्षद के लिए बहन मनीषा, जो कलिंगा से बिलोंग करती हैं, पदम सिंह जो एक्स बैंक मैनेजर हैं, उनकी लड़की हैं। आइए हम मनीषा दीदी से बात करते हैं। नमस्कार बहन। नमस्ते भैया। और मैं जितने भी आपके चैनल को जो भी दर्शक देख रहे हैं, मैं उन सबको भी नमस्कार बोलना चाहूँगी। बहन मनीषा का आप सबको नमस्कार। बहन, अब आप अपने बारे में अच्छी तरह से बता दीजिए, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या आज तक आपने क्या सोशल वर्क किया, उसके बारे में बता दीजिए। जैसा कि भैया ने बोला, मेरा नाम मनीषा है और मैं गांव केलिंगा वार्ड नंबर 3 की पार्षद पद की प्रत्याशी हूँ। तो जैसा कि भैया ने पूछा कि मेरी क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। और मैंने, जैसा कि मेरी लाइन अभी तक जो थी वो जो सभी लड़कियां जो चुनती है, टीचिंग लाइन थी, इसके लिए मैंने बीएड किया है। उसके बाद जो अपने हरियाणा में जैसे कि टीचर के लिए, गवर्नमेंट टीचर के लिए कोई भी तभी एलिजिबल है जब उसने टेस्ट क्लियर किए हो। तो अपने हरियाणा का एचटेट और सेंटर का सीटेट, और जैसे कि राजस्थान के लिए भी मेरा विचार था, तो वहाँ से मैंने रीट का जो एग्ज़ाम है वो सब क्लियर किया हुआ है। और इसके अलावा मैं 8 साल स्कूल में पढ़ा चुकी हूँ और इसके अलावा मैं बच्चों को ट्यूशन्स भी देती थी। इसके अलावा जो सोशल वर्क है, जैसे कि मैं किसी भी तरह की जो सोशल एक्टिविटीज़ होती है, सामाजिक कार्य होते हैं, उनमें आगे बढ़कर काम करती हूँ। मैंने अपने स्कूल में भी, हमारे स्कूल में भी जो भी एक्टिविटीज़ होती थी, कल्चरल एक्टिविटीज़, और इसके अलावा जैसे कि जो हमारे स्कूल के जो बाहर जाते थे, अदर स्टेट्स में, अदर डिस्ट्रिक्ट में, मैं वहाँ पर जाकर भी अपना सब मतलब जितना भी मुझसे हो पाता था मैं सहयोग देती थी। सिस्टर, ये तो हुआ आपके बारे में इंट्रोडक्शन, आपने बताया आज तक आपने क्या किया है, क्या आपकी क्वालिफिकेशन है। अब हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा वो ये है कि भाई आपका इस सामाजिक व कार्यकर्ता के रूप में, जिला परिषद के उम्मीदवार के रूप में इस फील्ड में आने का क्या मेन मकसद रहा आपका, उसके बारे में बताएं। देखिए भैया, जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी, जैसे स्कूल में मैं पढ़ाती थी, टीचिंग मेरा प्रोफेशन था, तो वो काम तो मैं करती थी। इसके अलावा मैंने अपने स्कूल में जैसे कि जो भी मॉर्निंग असेंबली होती है, कल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी, गेम्स होते थे, या कोई भी अदर एक्टिविटीज़ होती थी, मैं उनमें आगे रहती थी। तो स्कूल का दायरा एक लिमिटेड दायरा था, जहाँ पे मैं मतलब कुछ बच्चों को ही, 500-700 बच्चों को ही इन आगे सामाजिक कार्यों के लिए या आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर पा रही थी। और मेरा लक्ष्य था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ूं, उन्हें आगे, खुद भी आगे बढ़ूं और सबको साथ लेके आगे बढ़ूं। तो इसके लिए मुझे राजनीति से ज़्यादा अच्छा कोई फील्ड नहीं लगता, क्योंकि हमारा क्या होता है कि हम मतलब कमियां बहुत निकालते हैं। इसने ये काम नहीं किया, उसने ये काम नहीं किया, यहाँ ये नहीं हुआ। लेकिन क्या होता है कि सिर्फ कमियां निकाल देते हैं, उनको दूर करने के प्रयास नहीं करते। और जहाँ तक कोई भी इंसान है, जब तक उसके पास कुछ अधिकार नहीं होंगे, वो आगे काम कर भी नहीं सकते। कोई तो भी आप सिस्टर के जो विचार सुन रहे हैं, सिस्टर को जो चांस मिला, इनका कहने का मतलब ये, हमारा ये मकसद है कि भी मैं एक बड़े लेवल पे समाज सेवा करना चाहती हूँ, आपका कहने का मतलब यही है ना। और आप जो बड़ा प्राउड ये है कि गांव का, कि गांव की लड़की होने के नाते आपने इतना बड़ा कदम उठाया है समाज सेवा के लिए, आप फील्ड में आई हैं। तो आने के बाद, आने वाले 5 साल के लिए आपके जो वोटर हैं, जो आप 7 गांव से आप उनको रिप्रेजेंट करेंगी, 7 गांव को, उनको जो सुविधाएं चाहिए जो आज तक नहीं हो पाई, तो आपके विचार में
आने वाले 5 साल के लिए आपने कौन से ऐसे विचार रखे हैं, अपने माइंड में सोचा है कि मैं आगे चल के ये कार्य करूँगी? उसके बारे में आप अपने वोटरों को और आपके जो 7 गाँव से जो भी लोग देख रहे हैं, आपको ही चुन के भेजे, उसके लिए आपने कै कौन से यूनिक विचार तैयार किए, उनके बारे में बताइए? जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी जो एक बच्चे जो होते हैं वो देश का भविष्य है और बच्चों को आजकल आगे बढ़ने के लिए एजुकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा फील्ड जो हमारे हरियाणा के बच्चे गेम्स में सबसे आगे रहते हैं। तो एजुकेशन के लिए यहाँ पे जो बच्चे हैं वो अच्छी एजुकेशन के लिए बाहर दूसरे शहरों में जाते हैं। तो वहाँ उनको ट्रांसपोर्ट की दिक्कत आती है, उनका समय भी ख़राब होता है और दूसरी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। दूसरा क्या है कि बहुत सारे तो मतलब बाहर भेजने की वजह से बच्चों को आगे पढ़ाते भी नहीं हैं या अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ाते क्योंकि सुविधाएं उन्हें मिलती नहीं है। तो मेरा ये लक्ष्य है कि मैं बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे स्कूल्स और हमारा ये लक्ष्य रहेगा कि हम यहाँ तक कि जैसे कॉलेज नहीं है, अपने जो आसपास के गांव है वहाँ पे कोई भी अच्छा कॉलेज नहीं है। तो मेरा लक्ष्य रहेगा कि हम यहाँ पे महिलाओं के लिए कॉलेज और दूसरा खेलों के लिए एक अच्छा सा बड़ा सा बच्चों के लिए स्टेडियम बनवाए जिसमें कि बच्चे खेलों में और एजुकेशन में आगे बढ़े। दूसरा है ट्रांसपोर्ट का कि बच्चों के लिए अच्छी जो बसों की सुविधा है या कोई भी दूसरा साधन है उसको उपलब्ध करवाए। तो सिस्टर आप ये बताइए कि आज तक आपके विचार में आपने जैसे मैंने सर्च किया था उस आपके बारे में पता चला था शुरुआत में कि आपने आरएसएस ज्वाइन किया हुआ है। तो उसके माध्यम से आपके सामने ऐसी कोई महिलाओं की ऐसी समस्या आई हो जिसमें आप सुधार चाहते हो आने वाले टाइम में, यदि आपको ये पावर मिल जाए कि आपको ये जिता के भेजेंगे आगे चल के, जिला परिषद आप बनोगी, उसके बाद और भी पद होते हैं। तो ऐसी सरकार में आपका साझा होने के बाद आपकी पावर का इस्तेमाल करोगी, तो उसमें आप महिलाओं के लिए क्या उत्थान चाहती हैं? कौन-सी समस्या आपके सामने आई जो आप आने के बाद उसको सुलझाने की कोशिश नहीं नहीं करके भी दिखाओगी? जैसा कि मैंने बताया कि बच्चे तो जो स्टूडेंट्स हैं उनका तो पढ़ाई है, गेम्स है, वो तो आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जो गृहिणियाँ हैं, जो गाँव की महिलाएँ हैं, वो जो कम पढ़ी लिखी है या जिनके पास किसी तरह का कोई रोज़गार का साधन नहीं है, मैं चाहती हूँ कि हर महिला के पास कोई ना कोई ऐसी योग्यता हो जिसमें आगे बढ़ के वो अपने लिए रोज़ी-रोटी का प्रबंध कर पाए। तो रोज़गार के लिए मेरा रहेगा जैसे महिलाओं के लिए सिलाई सेंटर होते हैं या जो कम पढ़ी लिखी महिलाएं हैं उनको भी कंप्यूटर सिखाया जाए क्योंकि आजकल जो है सब कुछ हाईटेक हो चुका है, टेक्नोलॉजी चाहिए होती है। बच्चे इतने एडवांस हो गए हैं, उनको भी आगे बढ़ाने के लिए पेरेंट्स का भी टेक्नोलॉजी को जानना बहुत ज़रूरी है। तो कंप्यूटर सेंटर है, सिलाई सेंटर है या कोई भी लघु उद्योग अपने और अपने जो आसपास के 7 गांव है, मेरे वार्ड के 7 गांव है, मैं उनमें महिलाओं के लिए लघु उद्योगों का प्रबंध करवाना चाहूँगी। तो मनीषा बहन से मैं यही उम्मीद करता हूँ कि भी जो आप बात बोल रही हैं उसको आप आने वाले टाइम पे आपको ये मौका दे देंगे, आपके वोटर आपको चुन के भेजेंगे, तो आप इसमें ज़रूर ही ज़रूर जो चेंजिंग होंगे वो करवाओगे, जो समस्याएं उनको सोल्व करवाओगे। तो बहन एक जो कॉमन समस्या आ रही है अभी तक, जो जहाँ तक हमने सर्वे किया आपके एरिए का, तो उसमें एक कॉमन समस्या ये है कि भी जो गाँव है आपके उसमें नियर बाई छोटे छोटे जो अस्पताल होते हैं, कुछ 5 बेड के 10 बेड के या जिसको पीएचसी बोलते हैं, उसकी बहुत बड़ी समस्या है। तो आपकी नज़र में ऐसी कौन-सी समस्या है कि भई जो ये समस्या आप उनको सोल्व कराने की कोशिश करो? क्योंकि ये हमारी नज़र में ही नहीं, जो गाँव की जो महिलाएँ हैं उनके लिए जैसे डिलीवरी की जो समस्या है, शहर तक जाते-जाते जो जच्चा-बच्चा दोनों का खतरा रहता है। तो नियर बाई ऐसी सुविधा लाने के लिए आपके मन में आज तक कोई ऐसा विचार आया हो तो उसके बारे में हमारे दर्शकों से और आपके जो वोटर हैं, 7 गाँव से बिलॉन्ग करते हैं, आप उसको रिप्रेज़ेंट करेंगी, तो उनसे अपने जो विचार शेयर करें प्लीज़। देखिए जैसा कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही बराबर के मतलब आप कोई भी किसी भी इंसान की अगर सफलता चाहते हैं तो उसका शिक्षित होना, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उसका स्वस्थ होना। तो किसी के भी स्वास्थ्य के लिए आस-पास कम से कम इतना तो हो कि उनको प्राइमरी हेल्थ केयर उनको प्रोवाइड करवाई जाए। तो मेरा ये लक्ष्य ज़रूर रहेगा कि मैं अपने आस-पास के जितने भी ये 7 गाँव हैं, मेरे वार्ड के जो गाँव हैं, मैं उनमें हेल्थ जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है उनको स्थापित करवाऊँ। ऐसा मेरा पूरा मतलब लक्ष्य रहेगा और मैं सरकार से ऐसा अनुरोध भी करूँगी।
तो बहन, आप जैसा बोल रहे हो, हमने आपसे जो क्वेश्चन किए हैं वो क्लियरेंस आपने दे दिया है, तो आने वाले टाइम में जब भी आपको चुन के जाओगे तो इन चीज़ों को आप ज़रूर लागू करवाओगे। उसके बाद जो आपने पहले सोशल वर्क किया है, आप जैसे आरएसएस ज्वाइन किया हुआ आपने, आप बता रही हो, तो उसी के माध्यम से आपने आज तक जो आने वाले 5 साल के लिए ऐसा कोई एक यूनिक जो आपके मन में ऐसा कार्य है जो आज तक किसी भी पार्षद ने या जो भी आज तक सरकार में जो बन के गए हैं, चुन के गए हैं, उन्होंने आज तक वो कार्य नहीं किया, तो आपकी नज़र में ऐसा कौन सा ऐसा यूनिक कार्य है कि ताकि आपसे इंस्पायर्ड हो गए आपके वोटर आपको भारी मतों से जिताकर आगे जो सरकार में हिस्सा लेने के लिए आपको भेजें, तो उसके बारे में आपको ये एक यूनिक विचार आपका रखना चाहेंगे आप? देखिए, कोई भी महिला है या पुरुष है, सबको सबसे पहले आजकल रोज़गार की समस्या है। स्वास्थ्य है वो तो प्राइमरी डिमांड जो है वो तो है ही, शिक्षा है वो भी हमारी प्राथमिक आवश्यकता है, और लेकिन जो रोज़गार है उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। जैसे बोल देते हैं नौकरी नहीं मिल रही गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट नौकरियाँ कितनी गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा सकती है, लेकिन हम क्या है कि अपने आसपास भी ऐसे उद्योग धंधे स्थापित कर सकते हैं जहाँ महिलाएं और गांव के पुरुष दोनों ही काम करके अपनी रोजी रोटी कमा सकें। तो मेरा उद्देश्य यही रहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार के अवसर उपलब्ध करवाऊँ। वो चाहे हम स्कूल भी अगर स्थापित कर रहे हैं तो वहाँ बच्चों को एजुकेशन भी मिलेगी, और वहाँ पे जो टीचर्स होंगे उनको रोज़गार मिलेगा। कंप्यूटर सेंटर होंगे, वहाँ पे बच्चे एजुकेटेड भी होंगे, और जो उसमें जो पढ़ाने वाले हैं शिक्षक जो होंगे उनको रोज़गार मिलेगा। ऐसे ही कोई भी हम सिलाई सेंटर कर रहे हैं, वहाँ पे सिखाने वाले टीचर को रोज़गार मिलेगा, सीखने वालों को वापस से एक रोज़गार मिलेगा कि वो उससे अपनी रोजी रोटी कमा सकती है। तो यूनिक बात मैं ये कह सकती हूँ कि मैं जो भी ग्रांट आएगी, जो भी काम होएगा, जो भी हमारे पास पैसा आएगा वो जनता की सेवा में लगाएंगे। भ्रष्टाचार का हमारे साथ कोई तालमेल नहीं बैठा। तो अभी आप बहन मनीषा के जो विचार सुन रहे थे, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे। अब हम लास्ट में बहन मनीषा से जानना चाहते हैं कि आपके जो वोटर हैं आपको आने वाली 30 तारीख को भारी मतों से विजयी बनाएं, तो उसके लिए आप अपने जो आपके जो वोटर हैं 7 गांव से जो बिलोंग करते हैं, आप रिप्रेजेंट करोगे 7 गांव से जिला परिषद की पोस्ट के लिए, तो लास्ट में आप क्या अपील करना चाहोगे? मैं मनीषा वार्ड नंबर 3 से, और वार्ड नंबर 3 के सभी सातों गांव के जो भी जागरूक मतदाता है उनसे अपील करना चाहूँगी कि मुझे आने वाली ये जो रविवार आएगा आने वाली 30 तारीख को भारी वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। मेरा चुनाव चिन्ह है टेलीफोन, तो टेलीफोन के सामने वाला बटन दबाकर बहन मनीषा को भारी मतों से विजयी बनाए। धन्यवाद। धन्यवाद सिस्टर। जैसा कि आप देख रहे थे, बहन मनीषा अपने विचार पेश कर रही थी। आने वाले टाइम पे 30 तारीख को आप भारी से भारी मतों से विजयी बनाने की कोशिश करेंगे। तो आपको हमारी ये कवरेज कैसी लगी? यदि हमारी कवरेज अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।